हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया था। आज वाली क्लास के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो 3 प्रिपरेशन ही एनसीईआरटी में जो गिवन है वही डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, जो मैंने एल्काइन की लास्ट क्लास में ऑलरेडी फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर चुका हूं। इसमें 3 मॉलिक्यूल इथाइन के जब आयरन ट्यूब में से पास करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन आपस में ट्राइमराइज होकर और बेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं। तो बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ये देखें, आप एक बार प्रेजेंटेशन बना दूं मैं इसका। ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड ये 1 मॉलिक्यूल इथाइन, ये अनदर, और फिर ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। 3 मॉलिक्यूल है। और जब हम इसको हॉट आयरन ट्यूब में, हॉट रेड आयरन ट्यूब में से इथाइन मॉलिक्यूल को पास करते हैं तो ये 3 मॉलिक्यूल आपस में ट्राइमराइज होके और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर कन्वर्ट इनटू बेंजीन। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, नंबर 1। नंबर 2 रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। ये रिएक्शन में हम एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, तो COOH ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड को सबसे पहले हम NaO से रिएक्शन करते हैं तो एसिड बेस्ड रिएक्शन हुआ। Na प्लस OH माइनस CH3C माइनस H प्लस, तो ये बन जाता है CH3COONA, सोडियम बेंजोइट एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब हम इसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम is a mixture of NaOH plus calcium oxide। NaOH plus calcium oxide के इस मिक्सचर को सोडियम बेंजोइट के साथ हीट करेंगे। सोडियम बेंजोइट, दिस इज द सोडियम बेंजोइट। तो सोडियम बेंजोइट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट सेपरेट होकर बेंजीन फॉर्म हो जाता है। तो यहां जो CO2 का एलिमिनेशन हुआ एज अ कार्बोनेट हुआ। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक एसिड CO2 रिलीज एस, जो CO2 है वो किस फॉर्म में निकलती है? तो CO2 कार्बोनेट के फॉर्म में निकलती है। ठीक है। और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे आ रहे हैं तो एक कार्बन कम हो गया। दिस मॉलिक्यूल हैव 7 कार्बन, 6 बेंजीन के C6H5COOH। दिस मॉलिक्यूल हैव 7 carbon and product have C6H6 6 carbon. Therefore this reaction is descending reaction और step down reaction। descending reaction और step down reaction कौन सी होती है? descending reaction and step down reaction वो होती है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जाने पर एक लेस कार्बन, एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली रिडक्शन ऑफ फिनोल, तो रिडक्शन ऑफ फिनोल क्या है? तो रिडक्शन ऑफ फिनोल में हम क्या करते हैं? फिनोल को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं। फिनोल को हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, जिंक पाउडर के साथ हीट करते हैं। तो जिंक एटम ऑक्सीजन से कंबाइन करके ZNO रिलीज कर देता है। तो अब ये ऑक्सीजन तो हट गया, अलग हो गया, और फिनोल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। Therefore phenol convert into benzene। तो फिनोल में से क्या हुआ? फिनोल में से ऑक्सीजन का निकलना हो गया। ठीक है। इलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फिनोल एंड इलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आल्सो रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड reduction। तो here phenol convert into benzene
तो फिनोल का रिडक्शन हो रहा है और बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि फिनोल की ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन करके एज ए जेडानो रिलीज हो रही है। तो दीज आर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। नाउ वी डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड और सॉलिड विद अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। ये हमेशा ध्यान रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक एरोमा कहते हैं। Naphthalene balls which are used in toilets and for preservation of clothes because of unique smell of the compound and the moth repellent property। ठीक है, इसमें moth repellent property होती है, तो इस वजह से स्मॉल जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके नियर नहीं आते हैं। Aromatic hydrocarbons are immiscible with water but are readily miscible with organic solvent। ठीक है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे केरोसिन, डीजल, CCl4, pyridine, इनमें वो डिसॉल्व हो जाते हैं। दे बर्न विद शूटी फ्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत शूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड हाईली इनफ्लेमेबल है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे ही फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं वो तेजी से बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। विग्रस बर्निंग होती है, इसमें विग्रस बर्निंग होती है। तो विग्रस बर्निंग इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड को फ्लेम के नियर नहीं ले जाना चाहिए, और जब ये बर्न होते हैं तो डार्क ब्लैक कलर का स्मोक रिलीज करते हैं। जैसे कोई टायर जलते हैं तो किस तरह से ब्लैक कलर का स्मोक बाहर आता है, उस तरह से आता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स शूटी फ्लेम के साथ क्यों बर्न होते हैं, तो हमारा आंसर होगा उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स शूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, जबकि एलिफेटिक कंपाउंड शूटी फ्लेम के साथ बर्न नहीं होते। ठीक है, वो बर्न होते हैं, विग्रस बर्निंग नहीं है, नॉर्मल बर्निंग है, और स्मोक रिलीज होती है तो इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती है। पर मैं क्लियर कर दूं, कुछ एल्काइंस ऐसे होते हैं जो शूटी फ्लेम देते हैं, क्योंकि एल्काइंस में भी क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उसमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो एसिटिलीन हुआ, प्रोपाइन हुआ, स्पेशली लोअर एल्काइन शूटी फ्लेम से बर्न होते हैं। अदरवाइज कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड शूटी बर्न नहीं देता है। खैर, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके अंदर एडिशन रिएक्शन बेंजीन की डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, ये सब मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, वन पाई बॉन्ड ब्रेक इनटू 2 सिग्मा। तो इसमें जो एडिशन रिएक्शन हमारे पास है, हमारे सिलेबस में मेनली जो एडिशन रिएक्शन है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं, बेंजीन है, और बेंजीन है तो यहां पर इसका जब हम 3H2 के साथ कंबाइन करते हैं इसको, तो 3H2 के साथ कंबाइन करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। इट गिव्स साइक्लोहेक्सेन, और ये बिल्कुल वही साबते-सेंडरन से रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन है, जो निकल पाउडर की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको कि एडिशन रिएक्शन में क्या है। एडिशन रिएक्शन में हम ये मान के चलते हैं कि इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, और ये सारे पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और वहां पर CH है और ये CH है। अब यहां पर क्या हुआ, ये बेंजीन है, तो जब हम इसका एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का, तो ध्यान से देखना बेटा, ये HH यहां है, ये HH यहां है, और ये HH यहां है। तो एडिशन में क्या होता है, 1 पाई कन्वर्ट इनटू 2 सिग्मा। ठीक है, तो यहां पर ये होगा कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक सिग्मा यहां बना, एक यहां बना। अब ये भी CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, यानी कहने का मतलब ये भी CH2 हो गया अब, और ये भी CH2 हो गया। फिर क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, तो एक सिग्मा यहां बना, एक सिग्मा यहां बना, यानी अब ये भी CH2 हो गया और ये भी CH2 हो गया। और फिर यहां पर आप देखो, ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये 2 सिग्मा यहां बन जाएंगे, तो ये भी CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया। दिस इज द
साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। निकल प्लेटिनम पैलेडियम पाउडर लेते हैं और हाइड्रोजनेशन होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इसमें। और इसी तरह से जब हम Cl2 ले लें तो जब हम Cl2 का रिएक्शन करते हैं यूवी लाइट में, अल्ट्रावायलेट लाइट में ये रिएक्शन होती है 500 केल्विन टेम्परेचर पर, तो एडिशन ऑफ क्लोरीन हो जाता है। अब एडिशन ऑफ जब क्लोरीन होता है तो यहां पर क्या हो जाता है, H2 की जगह Cl2 आ जाता है, क्योंकि बस खाली आपको क्या करना है यहां पर सब जगह क्या आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएंगे। जहां हाइड्रोजन है वहां क्या आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएंगे। अगर मैं इसको यहां एक्सप्लेन करके बताऊं आपको तो वही एक्सप्लेनेशन है सेम, खाली यहां H की जगह क्या ले लो आप, Cl ले लो। तो यहां पर जो ये उसी तरह से जैसे यहां पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड बने, तो पहले 2 सिग्मा बॉन्ड की जो वैलेंसी कंप्लीट हो रही थी हाइड्रोजनेशन में वो हाइड्रोजन से हो रही है, और यहां अब जो वैलेंसी कंप्लीट होगी वो क्लोरीन से हो जाएगी। तो नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6 ऑलरेडी है, H6Cl6। इट इज कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम गैमेक्सेन भी बोलते हैं, GAMM, गैमेक्सेन। ये एक्चुअल में इंसेक्टिसाइड है और क्रॉप में फसलों के अंदर इसको स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो ये इस गैमेक्सेन के बहुत सारे आइसोमर भी मिलते हैं, ठीक है, हमको उनसे मतलब नहीं है। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इट इज आल्सो कॉल्ड गैमेक्सेन, और लिंडेन भी बोलते हैं इसको। और ये क्रॉप के अंदर ग्रोविंग क्रॉप जो होती है उसके अंदर हम स्प्रे करते हैं, तो इससे क्रॉप के अंदर कोई इंसेक्ट या कोई इंफेक्शंस नहीं होते हैं। और एक नेक्स्ट जो ओजोनोलिसिस की बात करूं मैं, तो ओजोनोलिसिस में मैंने क्या कहा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर और C डबल बॉन्ड आ जाता है। तो जब हम बेंजीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो पहले मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूं बेंजीन का। बेंजीन का ओजोनोलिसिस 3 पाई बॉन्ड है, तो 3O2 और 3O3 जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में जब इसका ओजोनोलिसिस होता है तो इट गिव्स 3CHO प्लस 3 एटम ZNO, ठीक है। ये इट इज कॉल्ड ग्लाइओक्सेल और इट्स IUPAC नेम इज इथेन डाइल। कैसे बना देख लो बेटा, कैसे बना। तो ओजोनोलिसिस में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो ये सारी रिएक्शन प्रीवियस क्लासेस में आ चुकी है। ऑर्गेनिक का एक ये कि एक बार अगर स्टार्टिंग में थोड़ी टफ लगती है उसकी रिएक्शन, लेकिन एक बार माइंड में सेट हो जाती है तो वो उसी तरह की रिएक्शन फिर वो आगे से आगे कंटिन्यूस रिपीट होती रहती है, एग्जाम्पल चेंज होते रहते हैं। देखो ये बेंजीन है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी अपन ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस करते वक्त हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पूरा ब्रेक कर देते हैं और फिर दोनों ही कार्बन पर जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हट गया तो दोनों कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए डबल बॉन्ड O लग जाता है। अब जैसे यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपने ब्रेक किया, इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, तो एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हुआ तो एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, तो ये CHO, तो आप देख लो हमारे पास 3 CHO बने, 1 2 3, पर एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये हुआ इसके एडिशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ क्लोरीन जिससे BHC बना बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एंड हाइड्रोजनेशन जिससे साइक्लोहेक्सेन बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12th बोर्ड के अंदर 101% इसका एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो 12th के अंदर डिटेल में भी, लेकिन मैं यहां पे भी डिस्कस कर रहा हूं। ये हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये बेंजीन है, अब ये बेंजीन है, तो फॉर एग्जांपल
अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जैसे NO2 लग गया तो नाइट्रोबेंजीन, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। ये फिनोल तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। ये एनिलीन तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। ये क्लोरोबेंजीन तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। अब आज ये टॉपिक ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का इस एरोमेटिक रिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर एरोमेटिक रिंग पर इफेक्ट होने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होगी, इसका डिस्कशन हमारे इस पॉइंट में है। तो हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1 मिनट मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल हम पहले सिंपल एनिलीन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, या फिनोल का एग्जांपल ले लेता हूं। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस में तो नहीं, दो तीन क्लास पहले, या जीओसी में बोलूं, जीओसी के अंदर मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो आपकी क्लासेस देखी थी, तो वहां पर हमने फिनोल के, एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। वहां पर हमने रेजोनेंस डिस्कस किया था और मैंने बताया था रेजोनेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस। तो एक प्लस आर इफेक्ट होता है जिसको हम प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो फिनोल हुआ, एनिलीन हुआ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, वापस सुनो, कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ये तो मैं सही बोल रहा था, लेकिन हम स्पेसिफिक नेम ले लें। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में OH लगा हुआ है, तो ये फिनोल हो गया। अब इस फिनोल का फिनोल में एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट अटैच है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी कभी कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड हो जैसे ये है, और उस जहां से सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये जहां मैंने फिंगर रखा हुआ है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि H की जगह OH आ गया, तो जो ग्रुप आया है उसके फर्स्ट एलिमेंट पर, जो ग्रुप आया है उसके ये फर्स्ट एलिमेंट पर अगर लोन पेयर है तो वो प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करेगा। अब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस को कोई ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम तो टॉपिक से भटक जाएंगे, क्योंकि वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जीओसी की क्लासेस तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखी है तो फिर ये पॉइंट समझने में दिक्कत आती है। तो ये देखो, अब ये लोन पेयर तो अंदर जाएगा, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, और ये बॉन्ड हो जाएगा। तो फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा भी रखे हैं स्लोक्स। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो आप जीओसी के अंदर वीडियो नंबर 3 या 4 जो भी है, वीडियो 3 या 4 होगा, जहां पर हमने शायद मेरे हिसाब से जीओसी सेकंड में 4th वाला वीडियो है, वो देखो आप, जहां मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर जाता है, जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर जाएगा वैसे ये बॉन्ड यू टूटेगा। जब ये बॉन्ड यू टूटेगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके और इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट किया, रेजोनेंस स्टार्ट किया है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और अब क्या हुआ, ये नेगेटिव है, तो मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज से हमेशा पाई बॉन्ड दूर की तरफ टूटता है। तो ये यूं गया तो ये नेगेटिव, ये बॉन्ड जब यूं जाएगा तो इस पर नेगेटिव, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना देगा, यानी ये बॉन्ड इधर गया तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आ गया। अब वापस ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड दूर की तरफ जाएगा, ये इधर गया तो ऑर्थो पे नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन गया, फिर ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये
5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए फिनॉल के। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब अब ये फिनॉल है तो ये तो आपको क्लियर ही है कि जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो जहां से मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी ये यहां से जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन पे मोनो सब्स्टिट्यूट जिस कार्बन पर है उस कार्बन को नंबर 1 देंगे अपन। तो ये 1 कार्बन है क्योंकि OH यहां जुड़ा हुआ है। 2, 3, 4, 5, 6। तो अब 2 और 6 पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऑर्थो पोजीशन। 3 और 5 को हम मेटा पोजीशन कहते हैं। 4th को हम पेरा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो का मतलब होती है नेबरिंग पोजीशन, पेरा का मतलब होती है बिल्कुल मोनोसब्स्टिट्यूटेड के सामने वाली पोजीशन, मेटा ऑर्थो और पेरा के बीच वाली 3rd और 5th। तो ऑर्थो मेटा पेरा। तो हम क्या देख रहे हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो OH ग्रुप है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो OH ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है। मतलब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एरोमेटिक रिंग को दे रहा है और ऑर्थो और पेरा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है। अब अगर हम इन सब का मिला के अगर इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा ये देखते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का सिंपल सा फंडा है कि हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हम सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप देख लो पाई बॉन्ड कहां है। पाई बॉन्ड फर्स्ट, ये नंबर डाल देता हूं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो पाई बॉन्ड 2nd, 3rd, 4th में यहां है और फिर आप देख लो ये पाई बॉन्ड पूरा का पूरा ही हो जाएगा क्योंकि हर कार्बन के बीच में कार्बन, ऑक्सीजन और जितने भी 6 सी बॉन्ड है कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड आया हुआ है। जैसे यहां पर यहां आया हुआ है, इधर आया हुआ है, इधर आया, इधर आप ध्यान से देखो। और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1st और 5th में ऑक्सीजन न्यूट्रल है, 2nd, 3rd, 4th में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। 2nd वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो पर, इस ऑर्थो साइड पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए यह पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। 3rd वाले में पेरा पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए यहां पार्शियल नेगेटिव लेंगे और तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ये फिनॉल का क्या बन गया? रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया। तो फिनॉल के रेजोनेटिंग हाइब्रिड में हमने ऑर्थो और पेरा कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस शो किए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस OH ग्रुप ने क्या किया? इस OH ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस OH ग्रुप ने क्या किया? ये OH हो सकता है बेटा। अब मैं OH की जगह NH2 भी ले सकता हूं, कोई भी ग्रुप ले सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस दे रहा है। तो अब हुआ क्या? हुआ एक तरह से ये तो इसका पाई क्लाउड रेड कर रखा है तो रेड कर लेते हैं। ये तो इसका कंजुगेटेड पाई क्लाउड और या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग increase especially at ortho
तो एक तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग इंक्रीज, यानी अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और एक फिनोल का रिंग है। मेरे पास एक किसका रिंग है, बेंजीन की रिंग है और फिनोल का रिंग है। ये रिंग, इस रिंग पर और इस रिंग पर किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इस पे ज्यादा होगी। किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि OH का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, OH का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन OH के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो अब है ना इलेक्ट्रोफाइल के, एक इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के सामने बेंजीन भी है और फिनोल का एरोमेटिक रिंग भी है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड बनाना है, इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस एरोमेटिक रिंग की तरफ मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिनोल की एरोमेटिक रिंग की तरफ मूव करेगा। इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उन ऑर्गेनिक स्पीशीज की तरफ मूव करके जाएंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा खुशी खुशी या ज्यादा अच्छे से जाना पसंद करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। यानी फिनोल की एरोमेटिक रिंग पर, फिनोल की जो एरोमेटिक रिंग है, फिनोल की एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और जब फिनोल की एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बेंजीन। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बोला जाएगा कि ये दोनों है, अब तेरी मर्जी पड़े, आपकी जहां मर्जी है वहां जाके आप बॉन्ड बना लो। तो इलेक्ट्रोफाइल देखेगा ना, मैं इस पे जाऊं क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसी के ऊपर अटैक करेगा। किसके कंपैरिजन में, तो वो इसकी तरफ देखेगा ही नहीं, वो इसकी तरफ ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी एरोमेटिक रिंग ज्यादा एक्टिव है, बेंजीन की एरोमेटिक रिंग ज्यादा एक्टिव है कि फिनोल की एरोमेटिक रिंग ज्यादा एक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो हम बोलेंगे फिनोल की। तो OH ग्रुप ने क्या किया, OH ग्रुप ने इस एरोमेटिक रिंग को और ज्यादा एक्टिव कर दिया, किसके टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल के। इस फिनोल के अंदर इस OH ग्रुप ने क्या किया, इस OH ग्रुप ने, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस देने वाले ग्रुप ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई और इस वजह से ये ज्यादा एक्टिव हो गई टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। सारे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को देख ही नहीं रहे, सब इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। बेंजीन बोल रही मेरे पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो देख रहा नहीं इधर ज्यादा, मैं तो इधर ही जाऊंगा, मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा यहां है, मुझे कंफर्ट ज्यादा यहां मिलेगा, यहां से जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएंगे मुझे क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इस OH ग्रुप ने क्या किया, इस OH ग्रुप ने इस एरोमेटिक रिंग को एक्टिव किया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इस OH ग्रुप को हम एक्टिव एक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। इस OH ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। यानी ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे सारे मोनोसब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, जो एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस देते हैं, वो एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स एक्टिव कर जाते हैं। तो यहां पर दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अब यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन से कार्बन्स पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पेरा पर। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया, ठीक है ना, तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल देखना, बोर्ड पे देखना बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, बेंजीन को तो वो भूल गया, बेंजीन बुला भी रही है तो उसकी तरफ नहीं जा रहा है। अब यहां पर भी ये यहां अटैक कर रहा है, यहां कर रहा है, मेटा कार्बन बोल रहा है मेरे साथ भी तो बॉन्ड बना, वो मना कर रहा है, बोले मेरे को यहां ज्यादा मजा आ रहा है बॉन्ड बनाने में, मैं यहां ज्यादा कंफर्ट हूं बॉन्ड बनाने में। क्यों, क्योंकि यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होके ज्यादा अच्छे से कंबाइन करके बॉन्ड बना रहा है। तो आने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो कार्बन पर बॉन्ड बनाते हैं,
या तो ऑर्थो कार्बन पर बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पेरा पे मेटा कार्बन बार बार देखता है, ये ऑर्थो पे गया, ये पेरा पे गया, ऑर्थो पे गया, वो देखता रह जाता है, ये मेरे पास तो कोई बॉन्ड बनाने ही नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल से पूछता है, भाई क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास बॉन्ड बनाने? तो बोलता है, अरे देख तेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑर्थो और पेरा कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे वहां ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है, आसानी हो रही है बॉन्डिंग करने में, तो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव ला तो मैं आ जाऊंगा, पर है ही नहीं। ठीक है, वो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया। इसका मतलब इस OH ग्रुप की वजह से जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पेरा कार्बन पर ही जुड़ पा रहे हैं मेजरली। तो हम बोलेंगे ये OH ग्रुप की वजह से ही इसको डायरेक्शन मिला ऑर्थो और पेरा का, इस OH ग्रुप से की वजह से इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन मिला ऑर्थो और पेरा का। तो हम इस OH ग्रुप को बोलेंगे ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस OH की वजह से इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टेड हो रहा है, और इस OH की ग्रुप की वजह से इसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पेरा पर है। ठीक है, इस OH ग्रुप की वजह से ही इस इलेक्ट्रोफाइल को इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आप ऑर्थो और पेरा कार्बन पे जुड़ो, क्योंकि इस OH ग्रुप की वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए हैं। तो इस OH ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जब हम फिनोल पर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है, जब हम फिनोल पर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो कमिंग ग्रुप किस पर आएगा? कमिंग ग्रुप जो आएगा वो ऑर्थो और पेरा कार्बन पे आएगा। फॉर एग्जांपल फिनोल का मैंने किया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैंने फिनोल को रिएक्शन कराया CH3Cl इन प्रेजेंस AlCl3। प्रीवियस क्लास में बताया था AlCl4 माइनस निकलेगा, CH3 प्लस अटैक करेगा। AlCl4 माइनस निकलेगा और CH3 प्लस अटैक करेगा। तो ये CH3Cl और ये AlCl3। अब क्या हो जाएगा? ये तो बन गया AlCl4 माइनस, प्रीवियस क्लास में देखो, और यहां पर आ गया CH3 पे प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को भूल चुका है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब यहाँ पर भी वो अपनी मर्जी की जगह ढूंढ रहा है, मर्जी की जगह पर अटैक कर रहा है, यहाँ और यहाँ पर कर ही नहीं रहा है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एक मिल जाता है पेरा और दूसरा मिल जाता है ऑर्थो। तो ऑर्थो और पेरा कंपाउंड्स मिल गए, प्लस HCl बाय प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ ऑर्थो पर मिथाइल आया और पेरा पर मिथाइल आया, मेटा पर आया ही नहीं। दो आइसोमर बने, एक ऑर्थो मिथाइल फिनोल और दूसरा पेरा मिथाइल फिनोल। तो ये वाला हो गया ऑर्थो मिथाइल फिनोल, ये पेरा मिथाइल फिनोल। हाँ, इसका एक और नेम है क्रिसोल, तो इसको ऑर्थो क्रिसोल बोलते हैं। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्थो क्रिसोल, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पेरा क्रिसोल। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। तो ये CH3 ऑर्थो मेटा पे नहीं आया क्योंकि मेटा पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं हैं। अब क्या हुआ? अगर मैंने क्लोरीनेशन किया, मैंने अगर हेलोजिनेशन किया, ठीक है, तो क्या होगा? Cl2 आ जाएगा, वही AlCl4 माइनस अलग निकल जाएगा और अब Cl प्लस अटैक करेगा, तो ऑर्थो क्लोरोफिनोल और पेरा क्लोरोफिनोल बनेगा। तो ऑर्थो और पेरा क्लोरो बनने लग गए। ठीक है, ये इन दोनों से में भी मेजर पेरा क्लोरो ही होता है। पेरा आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से पेरा आइसोमर ज्यादा कंटेंट में बनता है ऑर्थो के कंपैरिजन में। पर अभी आपसे इतना डिटेल में नहीं जाना है, अभी तो आपको मैंने ये सिखाया है कि ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग क्यों है और उसका मतलब समझाया है मैंने, जैसे फिनोल पर। ठीक है, अब इसी तरह से मैं नाइट्रेशन करूंगा तो NO2 यहां आ जाएगा, ब्रोमिनेशन करूंगा तो Br आ जाएगा। तो ऑर्थो और पेरा क्लोरो कंपाउंड्स बनेंगे। समझ में आ गया? तो इसका मतलब OH ग्रुप क्या हो गया? नंबर 1 ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग हुआ, नंबर 2 एक्टिव एक्टिंग ग्रुप हुआ। क्यों हुआ एक्टिव एक्टिंग ग्रुप? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस ऑफ OH। क्या खाली ये अकेला OH होगा? नहीं, सारे। अगर मैं इसकी जगह NH2 ले लूं, इसकी जगह मैं NH2 ले लूं, तो भी वही बात होगी बेटा, तो भी वही बात होगी।
ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हो गया NH2 ग्रुप, हो गया ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग NH2 ग्रुप, और साथ में एक्टिव एक्टिंग भी हो गया, साथ में एक्टिव एक्टिंग भी हो गया। ठीक है, तो यहां कोई भी ग्रुप आ सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस देता हो। ठीक है, अब मैं इसकी जगह बेटा, अब मैं अगर मैं यहां पर हम अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस की बात कर लूं, मैं किसकी बात कर लूं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाइट्रोबेंजीन ले लिया। क्या ले लिया? नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है। अब ये नाइट्रोबेंजीन है तो हम नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं जो ऑलरेडी जीओसी के अंदर हम देख चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि नाइट्रो क्या एरोमेटिक रिंग में चेंज करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या चेंज क्रिएट करता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। ठीक है, तो ध्यान देना। अब ये NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस देता है, -R देता है या -M इफेक्ट देता है। आप यहां देखो तो यहां पर ये पाई बॉन्ड है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखा है, समझाने के लिए तरीका सिखा रखा है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग पर जो ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसके फर्स्ट एलिमेंट पे पाई बॉन्ड है, उसके फर्स्ट एलिमेंट पे पाई बॉन्ड है, तो -R और -M इफेक्ट शो होगा। जैसे यहां फर्स्ट ये NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है, तो ये -R इफेक्ट शो करेगा। अब क्या हो जाएगा? यह सब उल्टा हो जाएगा। यहां पर ये बॉन्ड यूं जाएगा, जब जैसे ये बॉन्ड यूं जाएगा तो ये बॉन्ड यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये पाई बॉन्ड बाहर आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जैसे ही इस तरफ आया तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा फर्स्ट सेकंड। आगे मैं करेक्शन कर रहा हूं, अभी तो फर्स्ट और सेकंड को देखो। ठीक है, एक बार फिर देख लो, फिर देख लो। ये देखो, ये NO2, ये NO2, ये वाला पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। हुआ क्या? हुआ ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला जैसे बॉन्ड इधर गया तो क्या हो जाएगा? यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव अनस्टेबल है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बन गया। अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए वो इस बॉन्ड को इधर ले लेगा। जैसे ही वो इस बॉन्ड को इधर ले लेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो हो गया न्यूट्रल, पर ये बॉन्ड इधर जाने से ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव आ गया। ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो ये रहा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ये जैसे ही इधर गया, या पॉजिटिव आया, ये इधर आ गया, ये आ गया। अब देखो, अब ये पॉजिटिव है, तो मैंने अभी अभी बताया कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए इस पाई बॉन्ड को इधर खींच लेगा। जब वो इस पाई बॉन्ड को इधर खींच लेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये अपना कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बोलेगा कि मैं इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड वापस इधर आ जाएगा और ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। यानी ये बॉन्ड इधर आ गया, और अब ये बॉन्ड इधर आते ही क्या हो जाएगा? अब यहां पर क्या हो गया? ये बॉन्ड इधर आ गया और ये वापस बॉन्ड बन गया। सॉरी, ये बॉन्ड इधर नहीं आया, एक मिनट मिस्टेक हो गई। ये वाला बॉन्ड इधर आया, और ये जैसे बॉन्ड इधर आएगा तो नाइट्रोजन पे वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड इधर, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटा, मैंने उसी में चेंज किया। आप देख लो, एक बार वापस शॉर्ट रिवीजन दे देता हूं। ये इधर गया, ये इधर आ गया, प्लस आ गया। ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर बन जाएगा, ये बॉन्ड, ये प्लस यहां आ जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा तो यहां प्लस आ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं?
अब इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसा बन जाएगा आप देख लो। जो पाई बॉन्ड है वो फर्स्ट और फोर्थ फिफ्थ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी है, सेकंड थर्ड फोर्थ में यहां पर भी है, और तो ये पूरा पाई क्लाउड बन जाएगा। लेकिन ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर NO2 ने क्या किया, कुल मिला के यहां पर NO2 ने एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा है, अपनी तरफ खींचा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच लिया है। और ये और ऑर्थो और पेरा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग को डिक्रीज कर चुका है, सब कुछ उल्टा हो गया है, ठीक है। अब ये NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया है। तो अब क्या हो गया, इस NO2 की वजह से जो एरोमेटिक रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से भी कम हो गई। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एरोमेटिक रिंग से कम हो गई, बेंजीन की एरोमेटिक रिंग से कम हो गई। यानी अब अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि हमारे पास ये बेंजीन का रिंग है, ठीक, और ये नाइट्रोबेंजीन का रिंग है, ठीक है, तो बेंजीन का जो रिंग है वो ये रहा, ये है, ये वाला है। तो कौन सा रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा, तो ये वाला। यहां पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोबेंजीन की इस रिंग की कंपैरिजन में। मैं इस रिंग को इस रिंग से कंपेयर कर रहा हूं। फिनोल के केस में तो फिनोल की एरोमेटिक रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था क्योंकि OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, ठीक है, OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो कर रहा था। ये तो ले रहा है, ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बाहर खींच के ले जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल की अब एक इलेक्ट्रोफाइल आया, उसको कहा गया ये है, ऊपर पड़ी है तुम्हारे पास, इस इलेक्ट्रोफाइल को ये कहा गया कि तुम्हारे पास ये नाइट्रोबेंजीन है कि एरोमेटिक रिंग है और एक बेंजीन की एरोमेटिक रिंग है, जाओ जाके जुड़ो और अपने आप को स्टेबलाइज करो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इधर जाएगा, नहीं, वापस घूम के इधर चला जाएगा। ये सारे एरोमेटिक, नाइट्रोबेंजीन की एरोमेटिक रिंग बोलेगी मैं भी तो एरोमेटिक रिंग हूं, वो उसको देखेगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं तेरी एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है क्योंकि तेरी एरोमेटिक रिंग की बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 खींच के ले गया, तो मेरे को तेरे से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बॉन्डिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं बेंजीन की तरफ जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये NO2, इस NO2 की वजह से ये जो एरोमेटिक रिंग है वो डीएक्टिव हो गई, इलेक्ट्रोफाइल गांठ ही नहीं रहा है इसको, तो हम बोलेंगे NO2 ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। यानी अब ये यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगी बेंजीन के कंपैरिजन में। NO2 ने एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया, तो इलेक्ट्रोफाइल की पसंद अब नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अगर खाली मजबूरी हो, इलेक्ट्रोफाइल को बोला जाएगा देख बेटा, अगर तेरे को जुड़ना है तो तेरे पास केवल नाइट्रोबेंजीन है, जुड़ना है तो जुड़ जा, नहीं तो पड़ा रहे ऐसे कैसा। तो अब इसकी मजबूरी है, अब इसकी मजबूरी है, जाएगा ऑर्थो पे रिपेल होके आ जाएगा, जाएगा पेरा पे रिपेल होके वापस आ जाएगा, जाएगा पेरा पे रिपेल होके वापस आ गया। क्यों? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। वो देखेगा यार या तो भयंकर प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर देखेगा वाह यार चलो यहां जुड़ जाते हैं और क्या करें मेटा पोजीशन पे, तो वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। ऑर्थो और पेरा कार्बन बोलेंगे अरे भाई हमारे पास क्यों नहीं बॉन्ड बनाने आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं पास में आता हूं तो रिपेल होकर वापस चला जाता हूं, इसीलिए मेरी मजबूरी है, मेरे को मेटा पे बॉन्ड बनाना है। तो इस NO2 की वजह से ही, इस NO2 के इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ही हो क्या रहा है, हो ये रहा है, ठीक है, कि यहां पर
इसको मेटा पे जाना पड़ रहा है क्योंकि इस NO2 ग्रुप की वजह से ऑर्थो और पैरा कार्बन्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोबेंजीन का जब हम कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो आने वाला कमिंग ग्रुप कहां आ जाएगा? आने वाला कमिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर ही आएगा। ऑर्थो और पैरा पे तो रिपेल होके वापस चला जाएगा, जैसा कि मैंने क्लियर किया। तो मैं जब नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीनेशन किया तो मेटा क्लोरो, अगर मैं नाइट्रेशन करूंगा तो या NO2। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन लेस रिएक्टिव है, लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और वो देता भी है तो धीरे धीरे देता है, और आने वाला ग्रुप केवल मेटा पोजीशन पर ही लगता है, ऑर्थो और पैरा पर नहीं लगता है। इसलिए हम NO2 को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, NO2 को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर NO2 को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस NO2 की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आएगा। क्या मेटा पोजीशन पे केवल NO2 है? नहीं, वो सारे ग्रुप जो ये इफेक्ट देते हैं। जैसे मैं बात करूं बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड में भी क्या है बेटा? ये का यही हो गया। आप देख लो, बेंजल्डिहाइड में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा, और आने वाला ग्रुप, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, आने वाला ग्रुप किस पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो आप। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप कौन से? NO2, C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सारे के सारे जो फर्स्ट वाले हैं ये डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग हो गए, जबकि OH हो गया, NH2 हो गया, OCH3 हो गया, इनमें देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इन पर क्या है? ठीक है, OH हो गया, NH2 हो गया, OR हो गया, ये सारे के सारे तो कौन से ग्रुप हो गए? एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये हो गए डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब मैं थर्ड और बता रहा हूं। इसी तरह से मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप भी एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जिनके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। और एक फोर्थ पॉइंट है क्लोरीन है, क्लोरीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन क्लोरीन एरोमेटिक रिंग को डीएक्टिव कर देता है, ये ध्यान रखना। ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट हम आगे डिटेल क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने ये डिस्कस कर लिया कि डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस क्या होता है, आपको समझ में आ गया ये कंसेप्ट। ठीक है ना, और अब ये डिटेल धीरे धीरे आगे अपने आप बढ़ती रहेगी। अब तो वो देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है ना, आगे से आगे मैं अपने आप आपकी ग्रोथ करवाता चलूंगा। ठीक है ना, अब यहां पर देखो, ये हो गया डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जो हमने पढ़ा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी OH NH2 वाले, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप NO2 CHO वाले। और बस ये अब क्लास ओवर हो गई मेरी। केवल इस चीज को ध्यान दो, बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो ये जो होते हैं ना पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड, मैंने बताया था जब ऐसी रिंग दो से ज्यादा हो, व्हेन मोर देन टू एरोमेटिक रिंग वाले, जैसे ये वाले कंपाउंड्स है, तो इनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। मैं इसको रीड कर रहा हूं, आप खाली सुन लो। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ये वाले contains more than 2 benzene ring fused together are toxic and said to possesses cancer producing, ये कैंसर प्रोड्यूसिंग है, इसीलिए इनको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। Properties such polynuclear hydrocarbon are formed on incomplete combustion of organic material like tobacco, coal and petroleum। टेबेको, कोल और पेट्रोलियम का जो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है उसके अंदर ये बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी and undergoes various biological reaction and finally damage DNA and cause cancer। ठीक है, तो इससे दूर ही रहना चाहिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। अब ये NCERT के हिसाब से हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ। आगे हम कॉम्पिटिटिव की कुछ एडिशनल क्लासेस देखेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।